हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों, इससे पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने तो पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स ही भर दिया कि सर नंबर सिस्टम पे वीडियो बनाइए। तो आप सभी के भारी डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं और नंबर सिस्टम में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्लस में बेसिक से एडवांस तक भी समझेंगे। तो पूरे एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज पूरा का पूरा नंबर सिस्टम घोर के पिला देने वाला हूं आपको। और देख लीजिए, हम लोग सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या, उसके बाद आवर्त संख्या और अनावर्त संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में समझने वाले हैं साथियों। तो पूरे एंड तक बने रहना है और पूरा का पूरा नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना ये डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। ये डायग्राम है, ठीक है। ये है सम्मिश्र संख्या, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इसको ध्यान से देखिए तो सम्मिश्र संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। इसका मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं, घबराइए मत। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सम्मिश्र संख्या के दो पार्ट, दो भाग, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या के दो पार्ट, परिमेय, अपरिमेय, और वास्तविक संख्या में ही सभी संख्या शामिल हो जाते हैं। आपके बुक में लगभग जो भी संख्या होगा ना, वो वास्तविक संख्या ही होगा। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है साथियों, काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो काल्पनिक संख्या के बारे में आप पढ़ेंगे। आज फिलहाल हम सम्मिश्र संख्या और इसके जो पार्ट है वास्तविक संख्या के पूरा का पूरा जो प्रकार है उसके बारे में समझने वाले हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में समझेंगे। सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नहीं है जो जटिल वाला कॉम्प्लेक्स होता है, ये सम्मिश्र वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझेंगे तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग से बनती है। ध्यान से समझिए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये वास्तविक संख्या क्या होता है और ये काल्पनिक संख्या। तो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हमने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को बिल्कुल एकदम डिटेल में आगे समझेंगे। अभी मैं मोटा मोटा थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको सम्मिश्र संख्या समझ में आए। देखिए, वास्तविक संख्या पहले यहां देख लीजिए साथियों। सबसे पहले इस संख्या को देखिए, तो ये संख्या जो अपना है इसे हम सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें दो जो है वो है वास्तविक संख्या। क्या है साथियों? दो है वास्तविक संख्या। और रूट के अंदर कोई माइनस में संख्या हो, माइनस में हो, तो उसे काल्पनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? काल्पनिक कहा जाता है, काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये वास्तविक संख्या हो गए, ये काल्पनिक संख्या। तो सम्मिश्र संख्या का इस प्रकार परिभाषा आप चाहे तो बना सकते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक साथ लेने पर जो संख्याओं का संग्रह बनता है उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद जो वास्तविक संख्या के बाद जो भी नंबर आएगा, वास्तविक संख्या, और उसके बाद जो भी नंबर आएंगे उसको हम बहुत डीप में समझने वाले साथियों। आज के इस वीडियो को देखने के बाद नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्लस में हम बेसिक से एडवांस तक भी समझने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविक संख्या, जो भी संख्या होती है, जैसे 3 हो गया, 0.56, ये बहुत आगे तक जाएगा, ये सभी वास्तविक संख्या है। भिन्न के रूप में हो, कुछ भी हो, रूट के अंदर 3 हो, ये सभी कौन सी संख्या है साथियों? इसे हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलेंगे। काल्पनिक संख्या कौन सी संख्या है? तो देखिए, रूट के अंदर माइनस में हो, क्या हो साथियों? कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस में हो तो उसे हम काल्पनिक नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर कोई संख्या है, हमको ये बताइए, अगर कोई संख्या हो, अगर कोई संख्या माइनस में, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया -3, अगर मैं -3 है, अब कहेंगे हमें बताइए, अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहूं तो आप कैसे हटा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर सिंपल है, इसमें आप स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर लगाइए, क्योंकि कोई भी संख्या में स्क्वायर लगाने से वो क्या हो जाता है? माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है। करके देखते हैं, ध्यान दीजिए।
तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये संख्या किसमें था, माइनस में था साथियों, ये संख्या माइनस में था, हमने इसमें जैसी स्क्वायर लगाया ये संख्या प्लस में आ गया, तो इसे मैं क्या बोलूंगा साथियों, ये अपना रियल नंबर मतलब ये वास्तविक संख्या बन गया। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन कोई ऐसा संख्या हो जिसमें माइनस लगा हो और उसका मैं स्क्वायर करूं फिर भी वो माइनस ना खत्म हो, तो उसे मैं कौन सी संख्या कहूंगा साथियों, काल्पनिक संख्या कहूंगा, इमेजिनरी नंबर बोलूंगा। याद कीजिए, आप अपने बचपन के दिनों में आपके सपने में ये आता था कि हम बाइक से कोचिंग क्लासेस या फिर स्कूल जाते हैं, लेकिन जब जब आप सुबह उठते होंगे तो आपका वही खटारा साइकिल रहता होगा और आपको स्कूल खटारा साइकिल से ही जाना होता था। ध्यान दीजिए, आपके सपने में जो आता है वो आप कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साथियों, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन आपको स्कूल या फिर क्लासेस किससे जाना पड़ रहा है, आपके साइकिल से जाना पड़ रहा है, वो रियलिटी में है। तो उसी तरह ये संख्या रियलिटी में, इसे हम वास्तविक नंबर बोलेंगे, ये काल्पनिक संख्या है, कल्पना कीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसमें समझने का प्रयास कीजिए, आप कहेंगे कि सर इसका जिस तरह माइनस आपने स्क्वायर करके हटाया, इसका भी तो हटा के दिखाइए, तो देखिए हम यहां पर भी स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रूट के अंदर -3 का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता, इतना आपको पता होगा, देखिए -3। ध्यान दीजिए, यहां पर भी तो माइनस में संख्या था, ये भी माइनस में था, लेकिन हमने जैसे ही इसका स्क्वायर किया तो माइनस से प्लस में बदल गया। लेकिन साथियों यहां पर भी तो माइनस में था संख्या, लेकिन यहां पे ये माइनस में पहले भी था, स्क्वायर करने पे ये चेंज नहीं हुआ साथियों, माइनस में भी है, माइनस में ही है, तो ऐसे संख्या को हम क्या बोल देंगे, काल्पनिक नंबर बोलेंगे। ध्यान दीजिए, आप इसको चाहे तो आयोटा में भी चेंज कर सकते हैं, ये भी समझ लीजिए, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, अगर रूट के अंदर कोई संख्या हो और वो माइनस में हो, आप चाहते हैं कि उसे आयोटा में चेंज कीजिए, तो आप इसको इस प्रकार कर लीजिए, क्या आप इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना रूट के अंदर -1। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर गुना हो रहा है तो रूट ऐसे ही रहेगा, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, जैसे का तैसे आ रहा है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, √2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ध्यान दीजिए, √2 तो ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर -1 का जो मान होता है वो आई के बराबर होता है साथियों, इसे आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे आयोटा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं रूट के अंदर -1 को हटा के क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा। तो इस प्रकार भी अगर आपको संख्या कोई दिखे तो आप उसे काल्पनिक नंबर, सॉरी, उसे आप क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या कहेंगे, क्या कहेंगे साथियों, काल्पनिक संख्या। तो हमें बताइए ये कौन सी संख्या, ये पूरा का पूरा देखिए, तो कहेंगे सर, आप कहेंगे कि सर इसमें तो वास्तविक भी है और ये वाला आयोटा के फॉर्म में है, तो ये काल्पनिक है। बिल्कुल सही, अगर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या कहीं पे एक साथ दिखे तो उसे ही हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे साथियों। हमें उम्मीद है आपको सम्मिश्र संख्या समझ में आया होगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब अपना आगे वाला जो संख्या आया है, अगला संख्या है वो वास्तविक संख्या है। ये इसको डीप में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपकी बुक में बहुत मर्तबा आता है, ठीक है, आपके बुक में जो भी नंबर है ना वो रियल नंबर है, ठीक। तो देखिए ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं जैसे -5 एवं भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 4/3 और सभी अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, 2 का वर्गमूल, एक अपरिमेय बीजीय संख्या शामिल होते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसको इस प्रकार भी परिभाषा बना सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पे जो संख्याओं का संग्रह बनता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आपके दैनिक जीवन में जो भी संख्या आपका जो बुक है उसमें आप जो भी संख्या देखते हैं ना, लगभग वो वास्तविक संख्या होते हैं साथियों। काल्पनिक संख्या आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा। तो वास्तविक संख्या, अब देखिए, आप कुछ भी लिखेंगे ना, -3/5 ये वास्तविक संख्या है, 6/2 वास्तविक संख्या, कट के बनेगा 3, ठीक है, रूट के अंदर 5 वास्तविक संख्या है, √3/2 वास्तविक संख्या, 0 वास्तविक संख्या है, कुछ भी ले लीजिए साथियों, ये जो आपके बुक में है वो वास्तविक संख्या। हमें बताइए क्या ये वास्तविक संख्या है? आप कहेंगे नहीं सर, आपने तो पहले ही बता समझा चुका है कि ये काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है साथियों। हमें बताइए कोई आयोटा के फॉर्म में रहेगा तो क्या बताइए, क्या ये कौन सी संख्या है साथियों? तो इसे हम कहेंगे काल्पनिक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम इसके और भी डिटेल में चलेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा एकदम समझने वाले हैं साथियों। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये रहा अपना आगे का काल्पनिक संख्या, वहां पे हमने थोड़ा सा समझ लिया था, यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके गुणधर्म देखिए, ये आयोटा स्क्वायर, देखिए ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, इसको हटाइए स्क्वायर, देखिए आई का स्क्वायर बराबर -1। हमें बताइए, आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक पता होगा, आई स्क्वायर हटेगा तो आगे क्या चढ़ेगा साथियों, रूट, रूट चढ़ेगा और -1 चले जाएगा रूट के अंदर, तो -1 के बराबर आई मतलब आयोटा होता है। तो काल्पनिक संख्या आयोटा के फॉर्म में होगा, इसे मैं आयोटा कहूंगा, 5 आयोटा, ठीक है। तो इसके गुणधर्म आई स्क्वायर बराबर -1 द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। एक काल्पनिक संख्या का वर्ग शून्य अथवा ऋणात्मक ही होता है। ध्यान समझिए, हमने तो आपको पहले ही समझाया था कि कोई भी अगर काल्पनिक संख्या है उसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई माइनस वाला संख्या है उसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस में ही होगा, प्लस में नहीं होगा। अगर वो प्लस चले आ रहा है तो वो काल्पनिक संख्या नहीं, वो वास्तविक संख्या है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये अपना आ गया है परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं साथियों, ठीक है। परिमेय संख्या, इसको बड़ा ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सवाल चले आते हैं, ठीक है। वह संख्या जिसे जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में, पी बट्टा क्यू छूट गया यहाँ पर, ठीक है, पीपीटी बनाते समय थोड़ा ये छूट गया, ठीक है। वह संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पी और क्यू क्या हो साथियों, पूर्णांक हो। आगे हम पूर्णांक इंटीजर के बारे में समझेंगे, ठीक है, हम आगे पूर्णांक के बारे में भी समझेंगे। तो पी बट्टा क्यू के रूप में अगर कोई संख्या को लिखा जा सके और पी क्यू क्या हो, एक पूर्णांक हो, जहां एक कंडीशन भी है, सुनिए हमें बताइए, 3/6, आप कहेंगे सर ये बट्टा के फॉर्म में है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सर ये परिमेय संख्या, क्या है ये, परिमेय संख्या है। लेकिन हमें बताइए, यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला होता है वो पी का वैल्यू हो गया, पी का मान, और नीचे वाला किसका मान हो गया साथियों, क्यू का मान। ऊपर वाला पी का मान और नीचे वाला किसका मान, क्यू का मान। सवाल में कह रहा है कि अगर पी के जगह पे आप 0 कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यू के जगह पे 0 आप नहीं कर सकते। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, आप कहेंगे, अब आप कहेंगे सर पी के जगह पे 0 कर सकते हैं, क्यू के जगह पे 0 क्यों नहीं कर सकते हैं? तो समझिए, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए, अगर मैं पी के जगह पे 0 पुट करता हूं तो 3 को हटा के क्या करना पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हैं, पी बट्टा क्यू ले सकते हैं, पी बट्टा क्यू है ना, तो पी के जगह पे पी को हटा के मैं क्या ले रहा हूं साथियों, 0 ले रहा हूं, और बट्टा क्यू के जगह पे आप 6 ही ले रहा हूं। हमें बताइए, 0 में 6 से भाग करेंगे तो क्या होगा साथियों, आप कहेंगे सर इतना तो हमको पता है कि 0 में 6 से भाग देंगे तो 0 चले आएगा। बिल्कुल सही, 0 भी क्या है साथियों, तो 0 भी परिमेय संख्या है, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। हमें बताइए, अब कहेंगे सर अब ये बताइए कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? सुनिए, पी के जगह पे अगर मैं पी के जगह पे अगर मैं 3 लेता हूं और क्यू के जगह पे मैं 0 लेता हूं, क्यू मतलब बट्टा के नीचे 0, तो आपको पता होगा अगर बट्टा के नीचे 0 आ गया, बट्टा के नीचे 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, ये अनंत हो जाता है। कितने विद्यार्थी को तो ये भी नहीं पता होता कि सर ये कैसे होता है। तो आगे मैं डिटेल में कोई वीडियो लेके आऊंगा, उसमें ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। तो 3 में 0 से भाग किया जाता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या कहलाती है, अगर इस प्रकार रहेगा तो उसे हम परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको जल्दी जल्दी कमेंट में बताना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन नहीं है। ध्यान दीजिए, ए बी सी डी, हमें बताइए क्या ये परिमेय संख्या है 3/9? तो आप कहेंगे सर, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, तो 3/9 आप कहेंगे सर पी बट्टा क्यू के रूप में है तो इसे मैं परिमेय संख्या कहूंगा। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप, इसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी साथियों क्या होता है कि आपको लगेगा कि बट्टा के रूप में है, लेकिन जब आप उसको भाग देंगे ना उसमें, तो ये बहुत
अनावर्त संख्या बन जाएगा। और जो अनावर्त संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं नहीं होती है साथियों, ठीक है। इसको देखिए, अगर मैं काटूं इसको तो 1/3 बनेगा, और 1 में 3 से भाग दूं साथियों तो ये क्या बनेगा पता है आपको? 0.333333 बहुत आगे तक जाएगा। और जो बहुत आगे तक रिपीट हो तो उसे रिपीटिंग नंबर बोलते हैं साथियों, जिसे आवर्त संख्या भी बोलते हैं, आवर्ती संख्या भी बोलते हैं। और जो आवर्ती संख्या होते हैं उसे भी परिमेय संख्या कहा जाता है। तो ये भी परिमेय संख्या, बिल्कुल परिमेय संख्या है। 2/10 परिमेय संख्या है, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगाइए, परिमेय संख्या। अब कहेंगे सर -5 क्या परिमेय संख्या? बिल्कुल है, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 लगाइए, p बट्टा q के रूप में आ गया ना, परिमेय संख्या हो गया। तो ये सभी परिमेय संख्या है। पहले हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान करेंगे। आप जीवन में कभी भी गलत नहीं करेंगे कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। आप एंड तक बने रहिए। तो परिमेय संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके उसे मैं क्या कहूंगा साथियों? परिमेय संख्या। आपको याद रहे बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे आ गया अपना अपरिमेय संख्या। क्या आ गया साथियों? अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्या साथियों? परिमेय संख्या में p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता हो, और अपरिमेय संख्या में साथियों जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहा जाता है साथियों? तो उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वह संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अभी मैं समझाऊंगा पूर्णांक, आगे जो अपना आएगा ना साथियों तो पूर्णांक भी शामिल है। पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पूरा लेके आया हूं। इसमें भी सेम कंडीशन, q 0 के बराबर, बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बट्टा के नीचे 0, क्योंकि जैसी बट्टा के नीचे 0 जाएगा पूरा का पूरा खेल खत्म, इन्फिनिटी बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, ठीक है। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सुनिए, वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, और वैसी संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे? अब देखिए साथियों, ध्यान दीजिए। अब अपने पास अपरिमेय संख्या, मैं कुछ अपरिमेय संख्या लिख रहा हूं साथियों, आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है। मैं कुछ अपरिमेय संख्या लिख रहा हूं, जैसे रूट के अंदर √3, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब कहेंगे कि सर क्या रूट के अंदर 4 हो तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। सभी रूट के अंदर वाला जो संख्या, मतलब रूट में सभी संख्या, आप कहेंगे कि सर रूट के अंदर जो भी संख्या होगा क्या वो अपरिमेय संख्या होगा? नहीं, नहीं मेरे मुन्ना, नहीं, ध्यान दीजिए। √4 हो गए, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 किसी न किसी का तो स्क्वायर है साथियों, किसका स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर है। 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ये रूट में दिख रहा था लेकिन हमने इसे बाहर निकाला तो ये परिमेय संख्या बन गया साथियों, ये परिमेय संख्या बन गया। लेकिन कुछ ऐसे रूट के अंदर होंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, जैसे √3, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे आप इसका वर्गमूल करेंगे ना तो 1 दशमलव करके बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक, अनंत तक जाएगा। और खास बात एक चीज, ये बहुत आगे तक जाएगा, प्लस में रिपीट नहीं करेगा, हमेशा नया नया संख्या आएगा, तो इसे नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है, अनावर्त संख्या। और अनावर्त संख्या को p बट्टा q के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता, बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं साथियों। ये बहुत आगे तक जा रहा है तो इसे बट्टा के रूप में लिखना संभव नहीं है। आप कहां तक लिखेंगे? ये बहुत आगे तक, इंफिनिटी तक जाएगा साथियों, ठीक है। तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, पूर्ण वर्ग न हो, जिसका स्क्वायर न हो, ठीक है, जैसे √3, √5, √7, ठीक है साथियों, √7 अभाज्य संख्या हो रूट के अंदर, ठीक है, इतना समझिए, रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो। और एक चीज और मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप कहेंगे कि सर रूट के अंदर ही वाला क्या अपरिमेय होगा? नहीं, ध्यान दीजिए, अगर रूट के बाहर हो, जैसे 0.314, इस तरह आगे, बहुत आगे तक, अलग अलग, देखिए हमें क्या लगा कि 3 1 4 5 हो रहा है, मतलब 3 3 1 4 5 1 2 3 यहां हो रहा है ना, तो 3 1, देखिए यहां से यहां रिपीट कर रहा, ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक आप चेक कीजिए, ठीक, यहां से यहां तक आप चेक कीजिए, यहां से यहां तक देखिए, तो 3 1 4 5 1 2,
अब कहेंगे कि सर 3 1 4 5 इस तरह बहुत आगे। अब देखिए ध्यान समझिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको। हमने जैसे इस संख्या को देखा तो हमें लग रहा था कि ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन जैसी आगे हमने इसे गौर से देखा तो 3 1 4 5 1 2 यहां तक पूरा का पूरा एक आवर्त बना। अब सेम अगर इसी तरह आगे रिपीट कर रहा है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन चेक कीजिए, यहाँ 3 है, 3 के बाद 1 होना चाहिए, तो 3 है, 3 के बाद 1 है, बिल्कुल सही। 3 1 4 है, 3 1 4 बिल्कुल सही। 3 1 4 5 है, 3 1 4 5 1 है, उसके बाद 1 है तो इसमें भी 1 है, 3 है तो इसके बाद भी देखिए 1 के बाद 3 है। लेकिन आगे देखेंगे यहां तक तो बिल्कुल सही है साथियों, यहां तक तो परी में लग रहा था, लेकिन आगे जैसी देखे ना, यहां के बाद फिर इसको 3 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 आ जाना चाहिए, लेकिन यहां 1 आ गया, तो यहां से इसे मैं क्या कहूंगा? अनावर्त संख्या कहूंगा। इसके बाद अलग अलग आ गया तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं बन सका साथियों, ठीक है, तो इसे मैं अपरिमेय संख्या कहूंगा। हमें उम्मीद है आपको अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, कोई संख्या दशमलव में हो और नया नया संख्या निकले, नया नया संख्या हमेशा निकले और ये अनंत तक जाए, तो उसे क्या कहूंगा साथियों? मैं अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर हो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या हो, तो उसे भी क्या कहूंगा साथियों? अपरिमेय संख्या कहूंगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए, आगे जो अपना संख्या उसे कहूं, आगे जो अपना संख्या है वो आया है आवर्ती संख्या, जिसे रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जिन दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कोई अंक या अंकों का समूह बार बार दोहराया जाता है उन्हें आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा साथियों, जैसे 0.3333333 ये बहुत आगे तक जाएगा, इंफिनिटी तक रिपीट करेगा, ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये आवर्त संख्या, जिसे आवर्ती संख्या भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है, इसे रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है, तो पहला तो अपना ये बना, फिर ध्यान दीजिए 2.12 रैकरिंग, ठीक है, ये रैकरिंग लगा होगा ना साथियों, तो ये क्या क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, 2 दशमलव, ये रैकरिंग जैसी हटता है तो 1 2 1 2 1 2 1 2 ये बहुत आगे तक इंफिनिटी तक क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो ये भी कौन सी संख्या है? इसे मैं क्या कहूंगा साथियों? इसे कहूंगा आवर्ती संख्या, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे 3.153, ठीक है, 153 153, ध्यान दीजिए बहुत आगे जाएगा। अगर कोई ऐसा संख्या हो 3.153 यहां तक रिपीट किया, फिर 1.533 मतलब 153 153 153, ये रिपीट तो कर रहा है, आवर्त बना के कर रहा है, तो इसे भी मैं आवर्ती संख्या कहूंगा। और एक ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनना, आपको एक खास बात आपको याद रखना है, जितने भी आवर्ती संख्या होते हैं नोट में लिख लेना, आपको आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये मैं बात बता रहा हूं, नोट में आपको लिख लेना है, जितने भी आवर्ती संख्या होती है, आवर्ती आवर्ती संख्या, साथियों आवर्ती संख्याएं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है, ठीक है, संख्या याद रखना आपको, जो भी आवर्ती संख्या होते हैं उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पहचान सकते हैं आप, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ये आवर्ती संख्या है। ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ये आवर्ती संख्या है। ये भी परिमेय संख्या। तो हमें उम्मीद है आपको आवर्ती समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनावर्ती संख्या, नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं साथियों, ठीक ठीक है। ध्यान दीजिए, तो जिन संख्याओं के दशमलव में अंक दोहराए नहीं जाते हैं, ठीक है, उन्हें अनावर्ती संख्या कहते हैं। इन्हें गैर आवर्ती संख्या या गैर समापन दशमलव संख्या भी कहा जाता है। और देखिए नोट में यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान देना है, ये सब बात पे ध्यान देना है, ठीक है, इस सब पॉइंट पे आपको फोकस रखना है। अनावर्ती संख्याएं और परिमेय संख्याएं होती है। हमने पीछे क्या कहा साथियों आपको, कि आवर्ती संख्याएं परिमेय संख्या होते हैं और वहीं अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्या। अब कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल तो हमें समझाइए। ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या 2.314, ध्यान दीजिए 314 314, यहां से तो रिपीट लग रहा है, कि आपको लगेगा कि ये 314 314 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां आकर के अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग आगे चले जाए इंफिनिटी तक,
बिल्कुल अलग अलग संख्या आने लगे तो उसे नन रिपीटिंग नंबर कहा जाता है, अनावर्त संख्या, जिसे अनावर्त संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर आगे देखिए 2.153 इस तरह आगे भी कुछ भी ले लीजिए इस तरह। ठीक है, ये सभी क्या है साथियों, ये अनावर्त संख्या है जो रिपीट ना करे, हमेशा नया नया संख्या है तो उसे क्या कह देंगे, उसे अनावर्त संख्या। और सभी अनावर्त संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको अनावर्त संख्या समझ में आ गई। अब हम लोग साथियों आगे बढ़ते हैं। अपना आगे जो आया है नंबर, वो आया है पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब हम लोग समझेंगे साथियों पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में। ठीक, देखिए पूर्णांक क्या है साथियों, पूर्णांक ध्यान से समझना आपको। पूर्णांक वे संख्याएं होती है जिनमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है। ये संख्याएं नकारात्मक मतलब नेगेटिव माइनस में भी हो सकता है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव प्लस में, दोनों तरह की हो सकती है। ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, याद रखना आपको। ये क्या हो गए साथियों, यहाँ पे होता है जीरो। ध्यान दीजिए, अब मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल में ही समझा देता हूं। देखिए, ये इसे बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। वैसा सरल रेखा जिसमें दोनों ओर तीर का निशान लगा हो तो उसे रेखा बोलते हैं। तो इधर संख्या कहां तक जा रहा है और इधर भी ये कहां तक जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनंत तक जा रहा है। तो इधर माइनस में इंफिनिटी जाएगा, ये प्लस में इंफिनिटी। मान लीजिए कि -1, -2, -3, -4, ये बहुत आगे तक जाएगा। माइनस इंफिनिटी मतलब अनंत तक जाएगा, कोई इसका सीमा नहीं है। ठीक है, इधर क्या होगा साथियों, +1, प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, +2, +3, +4, ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, बहुत आगे तक जाएगा। अब एक संख्या बीच में एक न्यूट्रल मान लिया जाता है, उसे उदासीन मान लिया जाता है। तो जीरो जो है उदासीन पूर्णांक है। अब हमें बताइए, आप कहेंगे सर इधर तो आपने माइनस लगाया, इसमें प्लस लगाया, जीरो में सर क्या लगाया आपने, तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो एक उदासीन पूर्णांक होता है, जीरो के साथ प्लस और माइनस नहीं होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये सभी संख्या को मैं क्या कहूंगा साथियों, तो इन्हें कहा जाता है इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, अब मैं कुछ लिखने का प्रयास करता हूं। -3 क्या ये पूर्णांक है, बिल्कुल। +2 पूर्णांक है, बिल्कुल। जीरो भी पूर्णांक है। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। माइनस -315 क्या ये पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूर्णांक समझ में आया होगा। संख्या रेखा पर का जो भी संख्या होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये बहुत आगे तक जाएगा, -4, -5, -6, ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, ये प्लस में बहुत आगे तक इंफिनिटी तक जाएगा। तो पूर्णांक इतना समझिए, संख्या रेखा का जो भी संख्या होता है ना, उसे पूर्णांक बोलते हैं, जिसमें जीरो, प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या और शून्य, इस सबको एक साथ लीजिएगा ना तो पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे अपना कौन सा नंबर है। आगे जो अपना है ये प्राकृतिक संख्या है। ये बड़ा ही बेसिक है। आप अपने छोटे भाई बहन को बोलेंगे कि गिनती सुनाओ तो याद रहे, वो जो है ना क्या सुनाएंगे, वो एक से स्टार्ट करेंगे। आप अपने छोटे भाई बहन को बोलेंगे कि चलो गिनती सुनाओ, तो 1, 2, 3, 4, वो 1, 2 से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो इसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्रकृति तौर पे है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान देना आपको, ये प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए, ध्यान दीजिए कितना सिंपल है ना, प्राकृतिक संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, आप अपने दैनिक जीवन में कोई भी संख्या को गिनने के लिए कुछ गिनते हैं। हमें बताइए, क्या आप कभी ऐसे गिने हैं, आप मान लीजिए कोई वस्तु है, इस तरह है, तो आप कभी ऐसे गिने 0, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे नहीं गिने होंगे। आप किस तरह गिने होंगे, देखिए कहेंगे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, आपने ऐसे गिना होगा। तो जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे कहेंगे हम प्राकृतिक संख्या, प्रकृति रूप पे है, प्रकृति तौर पे। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो अपना संख्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या नाम है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या।
प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या कौन सा था, कौन था? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना क्या है साथियों? ये अपना प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। हमें बताइए सवाल में, सॉरी सवाल नहीं, इसमें पूर्ण संख्या में देखिए प्राकृतिक संख्या में कुछ कमी लग रहा है। हमें बताइए 1 2 हमने 9 तक लिख लिया, लेकिन ये नंबर अभी पूरा नहीं हो पाया है। अगर मैं 1111 लिखूं तो बिल्कुल लिख पाऊंगा, 315 लिखूं तो बिल्कुल लिख पाऊंगा, 3 यहां से मैं ले लूंगा, 1 यहां से ले लूंगा और 5 यहां से ले लूंगा, बिल्कुल लिख पाऊंगा। लेकिन ये पूरा का पूरा पूर्ण नहीं हुआ है साथियों, कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें बताइए यदि आपको 1010 लिखना हो तो 1010, तो आप कहेंगे सर 1 दीजिए, ठीक है, फिर 1 दीजिए, फिर 1 दीजिए, लेकिन जब तक आप जीरो नहीं देंगे, सॉरी 1 मिनट, ये 1100 हो गया। जब तक आप यहाँ पे जीरो नहीं देंगे, यहाँ पर जब तक आप जीरो नहीं लगाइएगा तो 1010 कैसे बनेगा? हमें बताइए, ये 1010 को लिखने के लिए शून्य का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, शून्य मतलब जीरो का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो पूर्ण संख्या का अपना परिभाषा बन गया, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पे जो संख्याओं का संग्रह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाएगा साथियों, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है ये बड़ा ही बेसिक है। पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू हो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। आगे जो अपना संख्या है वो सम संख्या है। पूरे एंड तक बने रहिएगा साथियों, क्योंकि आगे ध्यान दीजिए तो हमने को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, आगे हम लोग देखेंगे तो अपना अगला सम संख्या जिसे इवन नंबर बोलते हैं, ये बड़ा ही बेसिक होता है। वैसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग करने पे पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सम संख्या। क्या बोलते हैं साथियों? सम संख्या, इवन नंबर। देख लीजिए परिभाषा, वे संख्याएं जो दो से, किससे? दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 10 और ये बहुत आगे तक जाता है। जीरो भी सम संख्या है, याद रहे आपको, जीरो भी क्या है साथियों? सम संख्या है। आप कुछ भी ले लीजिए, अगर उस संख्या, हमें बताइए, आप कहेंगे कि सर 15 लीजिए, क्या ये सम संख्या है? तो इसमें मैं 2 से भाग लगाऊंगा और जैसी 2 से मैं भाग लगाऊंगा तो ये पूरी तरह नहीं कटेगा, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, ये दशमलव में चले जाएगा साथियों। आप चाहे तो भाग दे सकते हैं, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा, एक शेष बच जाएगा साथियों, ठीक है, एक शेष बच जाएगा। तो शेष नहीं बचना चाहिए, पूरी तरह पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। अगर कोई संख्या में 2 से भाग देने पे पूरी तरह कट जाता हो, पूरी तरह विभाजित हो जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे साथियों? सम संख्या, इवन नंबर कहा जाता है। क्या 15 इवन नंबर है? नहीं। कौन सा हो जाएगा? अब देखिए सम संख्या पहचानने का भी बहुत बड़ा ही आसान तरीका है। आप कहेंगे क्या सर हमें भाग देना पड़ेगा? नहीं, आपको नहीं देना पड़ेगा। क्या आप हमेशा बच्चे की तरह भाग देंगे? नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी संख्या हो, बहुत बड़ी संख्या हो, आप कहेंगे कि सर क्या इसमें 2 से भाग देके चेक करना पड़ेगा? नहीं, केवल आपको संख्या के इकाई अंक में देखना, इकाई अंक, ये इसका इकाई अंक होता है, ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक या फिर अंत, संख्या का अंत क्या हुआ? 6 हुआ, ठीक है, अंत। अगर कोई संख्या का इकाई अंक या फिर अंत में क्या हो, 0 2 4 6 8 ये संख्या हो, तो इसे क्या कहा जाएगा साथियों? इसे कहा जाएगा सम संख्या। 0 2 0 2 4 6 8, अगर किसी संख्या के अंत में ये हो तो इसे हम क्या कह देंगे? सम संख्या। पहचानिए, हमें बताइए क्या ये इतनी बड़ी संख्या जो है इसे क्या मैं सम संख्या कहूंगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, आपने तो ट्रिक ही बता दिया कि संख्या के अंत में अगर इनसे मैच कर गया, यहां से मिल गया, 0 2 4 6 8 हो तो उसे सम संख्या कहा जाएगा। ये सम संख्या नहीं हुआ, ये विषम संख्या हुआ, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये बड़ा ही बेसिक था। सम संख्या 0 2 4 6 8 10 इस तरह बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। 12 14 16 18 इसे हम इवन नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सम संख्या। फिर हम लोग आगे देखते हैं ओड नंबर आएगा, ठीक है, विषम संख्या। अब हम लोग समझेंगे
विषम संख्या। विषम संख्याएं देखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हो, ठीक है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। बताइए हमें क्या 12 12 जो है अगर मैं उसे 2 से विभाजित करूं, 2 से 12 में 2 से भाग लगाऊं तो ये पूरी तरह 6 कट जाएगा, पूरी तरह कट गया ना, तो ये तो सम संख्या बन गया, ये बन गया सम संख्या। क्या ये विषम संख्या हुआ साथियों? ये विषम संख्या नहीं हुआ, इसे आप सम संख्या कहेंगे। तो आप कहेंगे कि सर विषम संख्या कैसे पहचाने, उसका भी ट्रिक है। देखिए यदि किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 दिखे आपको तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप विषम संख्या और नंबर कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बहुत एक संख्या देता हूं, इस तरह का कितना भी बड़ा क्यों ना संख्या हो, कितना बड़ा क्यों ना संख्या हो, केवल आपको अंत में देखना है या फिर इकाई अंक में देखना है। ये एक हुआ ना साथियों, एक में पूरी तरह अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, दशमलव में हमको ले जाना पड़ेगा, दशमलव में नहीं ले जाना आपको। तो इसे मैं क्या कहूंगा साथियों? तो इसे कहा जाता है आपको विषम संख्या। आपको क्या बोलना है? आपको विषम संख्या बोलना है। हमें उम्मीद है आपको ये विषम संख्या समझ में आया हो। वैसी संख्या जिनमें 2 से भाग देने पे पूरी तरह पूर्ण रूप से न कटे उसे क्या बोलते हैं? उसे कहेंगे विषम संख्या और नंबर। फिर आगे देखिए, आगे अपना आया प्राइम नंबर जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को कितना मतलब विद्यार्थी जो होते हैं उसे अगर पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है तो वो तो बता देते हैं, लेकिन जैसे ही उससे पूछा जाता है रूट संख्या, फंस जाते एकदम। तो आपको फंसना नहीं है, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूट संख्या है, इसे प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या साथियों? रूट संख्या। ये बड़ा ही ध्यान से समझिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले जो सम विषम था ये बड़ा ही बेसिक था, लेकिन ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक। वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या, वे एक से बड़ी होती है। क्या होती है? एक से बड़ी होती है। जो स्वयं, और स्वयं मतलब खुद, अगर कोई दो संख्या है, दो है तो दो स्वयं हो गया, ठीक है। जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। आपको याद रखना है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इतना समझिए, अब ये तो परिभाषा हुआ, अब समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ 1 लिख रहा हूं, उसके बाद 2 लिखना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, कौन नहीं है। देखिए हमें बताइए, जिनका जिनका गुणनखंड, जिनका अधिकतम गुणनखंड 2 हो, क्या हो? 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। पहले मैं एक को मैं लास्ट में समझाऊंगा, पहले दो पे समझिए। पूरा का पूरा एक को मैं भी समझाऊंगा, ध्यान से पहले देखिए। अगर मैं इस दो का गुणनखंड करूं, अगर मैं इस दो का गुणनखंड करूं तो हमें बताइए, आप कहेंगे सर दो जो है वो एक के पहाड़ा में भी आता है, एक दूना दो और दो एकम दो। मतलब अगर किसी संख्या के दो गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड हो, एक तो एक और एक खुद मतलब स्वयं, तो उसे मैं क्या कहूंगा साथियों? उसे कहूंगा अभाज्य संख्या। बताइए क्या ये दो अभाज्य संख्या? बिल्कुल है। अब तीन बताइए, तीन बताइए। तो एक के पहाड़ा में तीन आता है, उसके बाद तीन के पहाड़ा में तीन आता है। इसके अलावा बताइए हमें और किसके पहाड़ा में आता है? आप कहेंगे सर किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, केवल एक और तीन के पहाड़ा में आता है। तो ये भी अपना क्या बनेगा साथियों? ये भी अपना बनेगा, ये भी अपना अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। हमें बताइए क्या चार अभाज्य संख्या है? आप कहेंगे सर चार तो एक के पहाड़ा में भी आता है, एक चौके चार, दो दूना चार और चार एकम चार। मतलब अब सुनिए, हमने क्या कहा आपको? जिन संख्या का अधिकतम गुणनखंड दो हो, केवल दो, याद रहे आपको दो, तो उसे मैं अभाज्य संख्या कहूंगा। यहाँ पे दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है, लेकिन ये चार, चार के तो तीन गुणनखंड हो गए ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ साथियों। इसे मैं अभाज्य संख्या नहीं कहूंगा क्योंकि इसके तीन गुणनखंड हो गए, तो ये अपना अभाज्य संख्या नहीं हुआ। क्या पांच अभाज्य संख्या? बिल्कुल है, एक के पहाड़ा में, पांच के पहाड़ा में। छह हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक के पहाड़ा में, दो के पहाड़ा में, उसके बाद तीन के पहाड़ा में और छह के पहाड़ा में भी आता है। दो से ज्यादा नहीं चलेगा। तो हमें उम्मीद है बाकी सात भी अभाज्य संख्या है, आठ नहीं होगा, नौ नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। अब आते हैं हम लोग एक पे। अब कहेंगे सर अब एक का तो बताइए, ध्यान दीजिए।
अगर मैं एक का गुणनखंड करूं, कहेंगे आप सर एक के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल सही, एक के पहाड़ा में आता है। फिर कहेंगे सर एक के पहाड़ा में आता है और फिर एक से कट रहा है, तो वो तो वही बात हो गया ना, एक को आप दो मर्तबा लिख रहे हैं, मतलब इसका एक ही गुणनखंड होगा। तो जिस कारण से एक को अभाज्य संख्या के श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, तो अपना अभाज्य संख्या क्या बनेगा? तो 2, 3, उसके बाद 4 नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 5, 7, उसके बाद क्या बनेगा? 9 नहीं बनेगा, 11 बनेगा, 13 बनेगा, उसके बाद 17 बनेगा, इस तरह बहुत आगे तक इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, अब यहां से आपके एग्जाम में आएगा सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। पूरे ब्रह्मांड में याद रखना आपको, दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, क्या है? सम है साथियों। तो सम अभाज्य संख्या पूछेगा, इसके बाद जो भी आप देखेंगे ना वो पूरे विषम होगा, प्लस में अभाज्य संख्या होगा, लेकिन केवल दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या, जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। क्या है साथियों? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो यहां से आपको दो फैक्ट याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सम अभाज्य संख्या भी 2। हमें उम्मीद है आपको इस अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब आगे है भाज्य संख्या। इसके 3 नाम है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना है। भाज्य संख्या, जिसे यौगिक संख्या भी बोलते हैं और संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो भाज्य संख्या, कंफ्यूज नहीं होना है। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, सभी एक ही चीज है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, हमने इससे पहले आपको क्या कहा? जैसे हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा था, 6 लिखा था। 2 के कितने गुणनखंड? तो 1 और 2, 2 इसकी मतलब 1 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, लेकिन 4 के 3 गुणनखंड होंगे। एक तो 1 के पहाड़ा में आएगा, एक 2 के पहाड़ा में, एक 4 के पहाड़ा में। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 1 चौके 4, 2 दूना 4, 4 एकम 4, हुआ ना साथियों 3 गुणनखंड। तो याद रहे आपको, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब होता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसे भाज्य संख्या, जिसे ही यौगिक और संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब किसी दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे हम क्या कहेंगे साथियों? उसे कहेंगे भाज्य संख्या। अब हमें बताइए, क्या 10 भाज्य संख्या? बिल्कुल है, 10 क्या है? बिल्कुल भाज्य संख्या। अब कहेंगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या हमें बताइए, क्या 2 हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 3 हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। तो आपको इस तरह संख्याओं का श्रेणी इस तरह लिखना है, आपको इस तरह आपको लिख लेना है, संख्या को इस तरह लिख लेना है। 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अभाज्य नहीं, भाज्य, ठीक। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद 5 नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा? 6, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10, 12, 15, इस तरह 14 भी होगा साथियों, 14 होगा, 15 होगा, बहुत इस तरह। क्यों होगा? क्योंकि इसके भी कितने गुणनखंड? 1, 2, 3। इसके देखिए साथियों 8 के देखिए कितने गुणनखंड है? तो 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 8 के पहाड़ा में। तो सभी में 2 से अधिक क्या हो? 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो, 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो तो उसे आपको क्या बोलना है साथियों? तो उसे बोलना है आपको भाज्य संख्या। क्या बोलना है? भाज्य। एक फैक्ट याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब हम लोग आगे समझेंगे सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। क्या समझेंगे? को प्राइम नंबर। जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य कारक, मतलब एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, एचसीएफ एक होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। समझिए यहां पे, ध्यान दीजिए, आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले सह अभाज्य संख्या, यह है ना को प्राइम नंबर, सह अभाज्य, आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, बस 2 चीज आप समझ जाते हैं ना, कभी आपका सह अभाज्य संख्या गलत नहीं होगा, सीधा एग्जाम में आप सही करके आएंगे। एग्जाम में डायरेक्ट यहां से सवाल बनते हैं। आपको 2 ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक तो जोड़ा में होगा, किस में होगा? जोड़ा में होगा। सह अभाज्य संख्या हमेशा पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। एक उसका एचसीएफ,
जिसका HCF मतलब क्या, मौस, जिसका HCF मतलब मौस क्या हो, एक हो, मात्र एक हो, क्या हो साथियों, केवल एक हो, तो उसे आपको बोल देना है कि वो क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे 1 और 2 क्या है, को प्राइम नंबर, 2 3 को प्राइम नंबर। आप कहेंगे सर हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, थोड़ा सा हमें चेक करके बताइए। तो देखिए क्या होना चाहिए, एक तो जोड़ा में, ये बिल्कुल जोड़ा में है, पेयर में है, और HCF 1 होना चाहिए। आप कहेंगे सर इसका चेक कीजिए तो HCF 1 है कि नहीं है, तो आप कहेंगे और हम चेक नहीं करें, ऐसा हो सकता है क्या। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्या ले लूं, आप कहेंगे सर 14 15 लीजिए, तो 14 और 15 लेना है। इसका मैं HCF मतलब मौसो निकालना है, हमें उम्मीद है आपको मौसो आता होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये आपको आता होगा। अगर मैं किससे लगाऊं, यहाँ पे आपको क्या है, 14 और 15 साथियों, यहाँ पे आपको लिख लेना 14, क्या ये 14, ठीक है। अगर मैं 2 से लगाऊं तो 2 सत्ते 14, इसमें तो लग गया, लेकिन इसमें नहीं लगा। मौसम में याद रहे, एक जिस संख्या से आप विभाजित कर रहे हैं ना, लगा रहे हैं ना, तो दोनों में लगना चाहिए, किसी एक में नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 से नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है, किससे लगाना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 3 से लगाइए, किससे लगाइए, 3 से, तो 3 से लगाऊंगा तो 15 में लग जाएगा, लेकिन 14 में नहीं लगेगा, किसी से लग ही नहीं रहा है। 3 से फिर आप कहेंगे सर 5 से लगाइए ना, देखिए तो 5 से लगाऊंगा, 5 या 15, लेकिन 14 में नहीं लगा, तो नहीं चलेगा, दोनों में लगना चाहिए। तब मैं क्या करूंगा पता है आपको, तब मैं 1 से लगाऊंगा, 1 का पहाड़ा 14 मरतबा पढ़ूंगा तो 14, 1 का पहाड़ा 15 मरतबा पढ़ूंगा तो 15। तो इसका जो HCF मतलब मौसो आया, क्या आया, 1 आया, तो ये क्या बन गया, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर इसे बोल दूंगा मैं। यदि किसी संख्या, मान लीजिए कोई आपको देगा, कहेगा 2 और 4, क्या ये सह अभाज्य है, आप सीधा कहेंगे नहीं, क्यों, क्यों, आप कहेंगे कि सर ये तो जोड़ा में है, इसको सह अभाज्य होना चाहिए, नहीं, केवल जोड़ा में नहीं होना चाहिए, जोड़ा में तो होना चाहिए, प्लस में इसका HCF क्या होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए साथियों, जोड़ा का मतलब ध्यान दीजिए, इसका HCF क्या होना चाहिए, बड़ा ही ध्यान से देखिए, इसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या इसका HCF 1 होगा, क्या इसका HCF 1 होगा, 2 और 4 का HCF मैं निकालूंगा, मौसा निकालूंगा, 2 से लगाऊंगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका मौसो तो 2 हो रहा है, इसका मौसो तो 2 हो रहा है। हमने अभी पढ़ा, सवाल में कह रहा है कि इसका मौसो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 हो रहा है, तो ये अपना को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या नहीं है। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने सभी संख्याओं के बारे में समझ लिया है, ठीक है। आज हमने ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले सम्मिश्र संख्या के बारे में समझा, फिर वास्तविक, फिर काल्पनिक, फिर परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य, आवर्ती और अनावर्ती। आज हमने सभी संख्याओं के बारे में समझ लिया होगा। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द